नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों के साथ पाकिस्तानी सेना की साठगांठ और काबुल में आईएसआई चीफ की मौजूदगी के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। काबुल और मजार शरीफ में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पंजशीर में लोगों की हत्या रोकी जाए और पाकिस्तानी खुफिया चीफ तुरंत वापस जाए। उधर वॉशिंगटन में भी तालिबान के खिलाफ अफगानियों ने मोर्चा खोला। Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live Afghanistan! Long live Ahmad Massoud! Long live Ahmad Massoud! Long live resistance! Long live resistance! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Pakistan! Sanction Taliban! Sanction Taliban! पंजशीर में इस वक्त भारी जंग छिड़ी है। सुबह अज्ञात विमानों ने तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाया है। पंजशीर में दरअसल इमरान और पाकिस्तान का प्लान अफगान है। पाकिस्तान इस जमीन को अपने आतंकी प्लान का सेंटर बनाना चाहता है और इस कोशिश में तालिबान के लिए मदद की हर मुहिम में वो साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो पंजशीर में तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। अज्ञात जंगी हवाई जहाजों ने यह हमला किया है। काबुल में फैज हामिद की खास खातिरदारी हो रही है। उनका खास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि पंजशीर पर कब्जे वाली प्लानिंग के प्रमुख पात्रों में साजिश के सूबेदार फैज साहब भी हैं। नॉर्दर्न अलायंस खुलकर दावा कर रहा है कि पंजशीर पर लेटेस्ट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन से बम गिराए। पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए। जिन ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. पाकिस्तान पर एयरफोर्स के पूर्व सांसद जी आर्यनजाद ने भी ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है, पंजशीर पर पाकिस्तान की हवाई सेना ने हमला किया है। तालिबान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं। पाकिस्तानी सेना आईएसआई उसकी मदद कर रही है। कल रात पंजशीर पर हुए हमले की ईरान कड़ी निंदा करता है। पंजशीर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की स्ट्राइक का मतलब है तालिबान और पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला मोहब्बत करने की ठान ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खुलकर खेलने की तैयारी कर ली है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि तालिबान के हाथों में सत्ता आने पर पाकिस्तान ने क्यों तालियां पीटी थी, क्यों वहां के हुक्मरानों का तालिबान से भाईचारा ज्वार भाटे की तरफ फूटने लगा था। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे। पाकिस्तान मरा जा रहा है क्योंकि उसे अफगानिस्तान में भारत वाली पोजीशन चाहिए। तालिबान की वापसी से उसका रास्ता साफ हो गया है। तालिबान को भी गले लगाने वाले चंद भाईजान की जरूरत है। गिनती के ही मुल्क हैं जो तालिबान से रिश्ते में सहज होंगे। तालिबान को सरकार की ताजपोशी वाले फंक्शन के लिए सिर्फ 6 मेहमान मिले: तुर्की, चीन, रूस, कतर, ईरान और पाकिस्तान। लेकिन जिस ईरान को अपने जश्न में बुलाकर तालिबान दोस्ती गांठना चाहता है, उसी ईरान ने उसे दुत्कार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है, कल रात हुए पंजशीर पर हुए हमले की ईरान कड़ी निंदा करता है। अफगान नेताओं की शहादत पर हमें गहरा दुख है। हमले के पीछे विदेशी दखल और पाकिस्तान के सहयोग की जांच होनी चाहिए। यह बात सही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में हुकूमत चला रहा है और उसकी मदद के लिए पाकिस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
नॉर्दर्न अलायंस के नेता अमरुल्लाह ने एक आर्टिकल में लिखा है, तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। ISI के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है। सालेह के इस दावे में दम दिखाई देता है, क्योंकि शनिवार को ही ISI चीफ काबुल में तालिबान के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखे गए थे और तालिबान को दिलासा देते हुए भी कि चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। You be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. खबरें आ रही हैं कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क में सत्ता की बंदरबांट सुलझाने ही ISI चीफ काबुल पहुंचा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गनी बरादर कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया है। हक्कानी नेटवर्क के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पहली बार अनस हक्कानी को कैमरे पर देखा जा रहा है। उसने बगराम की उस जेल का दौरा किया जहां ब्रिटेन से गिरफ्तारी के बाद उसे 4 सालों तक रखा गया। अब उसी सेल के बाहर हक्कानी का फोटोशूट हो रहा है, क्योंकि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में ऐसे ही लोग भगवान बनने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है और इसलिए पाकिस्तान के ISI चीफ भी अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा को लेकर गोली की शक्ल में बोली बदल रही है। तालिबान सरकार बनने में देर क्यों हो रही है? क्या है तालिबान और हक्कानी के बीच लड़ाई का सच? क्या हक्कानी को स्वीकार नहीं है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा? अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कैसे तालिबान में अंदर खाने एक जंग सी छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। हक्कानियों और तालिबान के बीच गोलीबारी की खबरें भी आई। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो तालिबानी सरकार के गठन में देरी की वजह भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति ना बन पाना है, क्योंकि हक्कानी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान भी दखल दे रहा है। शनिवार को ISI चीफ तालिबान के बुलावे पर काबुल पहुंचे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के गहरे संबंध हैं और अब अफगानिस्तान के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोहम्मद हसन अखुंद को नॉमिनेट किया जाना भी तालिबान और हक्कानी के बीच फूट को बयां कर रहा है। आज तक ब्यूरो। पंजशीर में पाक विमान गरजे तो तालिबानी ठिकाने भी दहले। पंजशीर ने कभी बाहरी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। चुनौती के साथ सर उठाने वाले पंजशीर पर कब्जे का तालिबान ने दावा किया है, लेकिन यहां से बागी आवाजों में अब भी दम है। पराक्रम से भरे पंजशीर अध्याय का ये वो एंटी क्लाइमैक्स है जिसकी ताक में तालिबान लगा था। 20 दिनों से पंजशीर के बबरशेर तालिबान की आंख से आंख मिलाकर टक्कर दे रहे थे। तालिबान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था। लेकिन इस महाभारत में कौरव जीत गए दिख रहे हैं। तालिबान इन तस्वीरों के माध्यम से जीत का दावा कर रहा है। हम आज यहाँ हैं, ये लोगों की सरकार है। हम पंजशीर के अपने भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि हम उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर बांध लेने के बाद तालिबान का रूट पूरी तरह क्लियर था। बस एक स्पीड ब्रेकर बचा था, पंजशीर का। 10 से 12 हजार जवानों वाली पंजशीर की सेना ने 20 दिनों तक तालिबानी विस्तार की धार रोके रखी, लेकिन तालिबान अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजशीर फतेह का दावा कर रहा है।
जो लोग अशांति और असुरक्षा फैलाते हैं और जो युद्ध का रास्ता प्रशस्त करते हैं, हमारी सरकार इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील है। सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के हितों के खिलाफ की गई गतिविधियों को हम कभी मंजूरी नहीं देंगे। विदेशी सैनिकों की वापसी हमारे लोगों का गौरव थी और हम चाहते हैं कि इस बार इनके खात्मे के बाद हमारा देश सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हो जाएगा। हम इसी मंशा से काबुल आए थे। अगर कोई हथियार उठाता है और विरोध और दंगों का नाम लेता है तो बिना किसी शक वो हमारे पूरे देश और लोगों का दुश्मन है, क्योंकि इस देश के लोग युद्ध नहीं चाहते और युद्ध जारी रखने की कोई वजह भी नहीं है। लोगों को ये जानने की जरूरत है कि इस्लामिक अमीरात ने युद्ध खत्म कर दिया है और अब हम सभी को देश की समृद्धि और आजादी की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। पंजशीर इस वक्त पूरी दुनिया से कटा है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। दुनिया के तमाम देश का संपर्क भी अफगानिस्तान से कटा है। इन तस्वीरों के दम पर कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। हाँ, तालिबान अपनी इस तथाकथित विक्ट्री को लेकर तरह तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। तालिबान के प्रोपेगेंडा यूनिट ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में 2 हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। तालिबान इन्हें अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद का हेलीकॉप्टर बता रहा है और ये साबित करने में लगा है कि दोनों मैदान छोड़कर भाग निकले। लेकिन अहमद मसूद के ताजा वीडियो संदेश से तालिबान की विक्ट्री स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। अफगानिस्तान दा माह‌हाई गुज़श्ता जंग हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। मुख्तलिफ जंग बनुक़्ते रसीद के अफगानिस्तान, यानी कि पंजशीर अब भी एक पहेली बना हुआ है। पंजशीर के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना खतरे से खाली नहीं। पंजशीर से आ रही तमाम खबरों का स्रोत ऐसा है कि इसकी सच्चाई जांची और परखी नहीं जा सकती। पंजशीर के 5 बड़े किरदारों के बारे में अपडेट जरूर आए हैं जो आपको जान लेना चाहिए। अपडेट नंबर 1, अहमद मसूद ताजिकिस्तान चले गए हैं। अपडेट नंबर 2, अमरुल्ला सालेह भूमिगत हो गए हैं। अपडेट नंबर 3, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती मारे गए। अपडेट नंबर 4, अहमद मसूद के चचेरे भाई जनरल अब्दुल वादुद को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अपडेट नंबर 5, चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद भी तालिबानियों से मोर्चा लेते हुए मारे गए। पंजशीर फतेह हुआ या नहीं, अहमद मसूद का सुरक्षित निकल जाना तालिबान के लिए बड़ा सेटबैक है। पंजशीर परास्त हो गया तब भी तालिबान चैन से नहीं बैठ पाएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर का फंदा उसके सिर पर हमेशा मंडराता रहेगा। अहमद मसूद के करीबी सहयोगी अली नजारी ने ट्वीट कर तालिबान को खरी खरी वार्निंग दी है। मेरे नेता और भाई अहमद मसूद सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने लोगों को एक संदेश देंगे। तमाम विपरीत हालत के बावजूद नॉर्दर्न अलायंस का हौसला नहीं झुका है। अहमद मसूद के सहयोगी अली नजारी ने एक टीवी चैनल को जो कुछ भी कहा उससे साफ है कि नॉर्दर्न अलायंस का साया तालिबान के सिर पर भविष्य में भी मंडराता रहेगा। This isn't our first time experiencing this. We fought 10 years against the mighty Red Army. We fought 5 years against the Taliban and international terrorism in the 90s and early 2000s. This isn't the first time we're experiencing these challenges. We were able to overcome these challenges before. We'll overcome them again. 20 दिनों से तालिबानी तूफान के आगे नॉर्दर्न अलायंस प्रतिरोध का इकलौता प्रतीक बनकर खड़ा रहा। लेकिन आगे और कब तक खड़ा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदरूनी मोर्चे पर तालिबान कितना टिक पाता है। अभी तो ये शुरुआत है और सत्ता की बंदरबाट में सिर्फ फुटबॉल तो अभी से हो रहा है। तालिबान अगर अपनी सत्ता को बिना किसी विवाद स्थापित नहीं कर पाया और आपसी विवादों में उलझा तो पंजशीर में प्राण लौटते देर नहीं लगेगी। आज तक ब्यूरो। काबुल में महिलाओं ने तालिबान के नए फरमान के खिलाफ सड़कों पर आवाज बुलंद की है। इस बीच महिलाओं पर तालिबान के क्या ख्याल हैं, जरा वो सुनिए। خربزه‌ای که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است که خربزه سالم رو می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟
طبیعی است از خربزه سالم میگیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. और सीधे रुक कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक पर कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं सुनिए. इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है. चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया. ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम. पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया. साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं. हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें. सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है. इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है. और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है. एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है. आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं. अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है. हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है. साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम. अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है. विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है. इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा. किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है, वो अलग ही होता है. विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी. देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है. इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है. साथियों,
अनादिकाल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्छता आंदोलन हो, गिव इट अप की स्पिरिट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखाना हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से ऊर्जा पाई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, 2 कदम आगे आएं। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है, लेकिन उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीढ़ी पर हो, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है।